Welcome back. Today we are doing class 11 chapter 1 NCERT example sets. So first question कहता है write the following set in roster form. हमें जो given 3 parts हैं इनको roster form में लिखना है. पहला पार्ट हमें बताता है x belongs to real number 2x plus 11 is equal to 15. As first part is given that 2x plus 11 is equal to 15. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 2x इज इक्वल टू 15 माइनस 11 x 2x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 2. एज इसमें x की बस 2 ही वैल्यू आई है और हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2. ये हो गया जो फर्स्ट पार्ट हमारा उसका रोस्टर फॉर्म. अब बी पार्ट देखते हैं. हमें बी पार्ट क्या दिया हुआ है. एज बी पार्ट में हमें दिया हुआ है कि x स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स जो बिलोंग करता है रियल नंबर से. एज कई बच्चे इसमें ये मिस्टेक कर सकते हैं. एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, एक्स को काट देंगे, एक्स इज इक्वल टू 1. ये जो है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा. हमें इसको करना होगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, इसको इस साइड लेंगे. एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो x की एक वैल्यू आ गई 0 और x की एक वैल्यू आ गई 1. तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0,1. ये इसका रोस्टर फॉर्म आ गया जो हमारा बी पार्ट है. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, अब उसका रोस्टर फॉर्म हम लिखते हैं. थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जो x है x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर p. एज जो x है वो पॉजिटिव फैक्टर है प्राइम नंबर p का. एज प्राइम नंबर के ओनली दो फैक्टर हो, जैसे प्राइम नंबर 2 है इसके दो ही फैक्टर, एक 1 है और एक खुद 2 है. प्राइम नंबर 37 है, 37 के दो ही फैक्टर है, एक 3 है, 37 है और एक 1 है, यही है. तो प्राइम नंबर p है तो p को दो ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक p होगा. अगर हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 कोमा p. एज जो प्राइम नंबर उसके पास दो ही फैक्टर होते हैं तो p के भी दो ही फैक्टर होंगे 1 और p. और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना तो हम लिख देंगे 1 कोमा p. नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट. हम सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, हमें अब राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म. हमें इनको भी रोस्टर फॉर्म में लिखना है. ये हमें दिया हुआ है डी हमें दिया हुआ है टी क्यूब इज इक्वल टू टी बिलोंग्स टू रियल नंबर. हमें दिया हुआ है टी क्यूब इज इक्वल टू टी दिया हुआ है. तो अगर हम टी क्यूब माइनस टी इज इक्वल टू 0 ले लें तो टी को कॉमन ले लें, ये आ जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया. अब अगर हम इस टी को ले लें तो यहाँ से आ गई टी की वैल्यू 0 और हमारा जो सेकंड वाला है वो 2 स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया. और टी स्क्वेयर में 1 को उधर भेजेंगे, माइनस 1 को उधर 1 आ गया. और अगर हम 1 का अंडर रूट ले लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 1. तो टी की वैल्यू एक तो आ गई -1 और एक आ गई +1. और अगर हम डी को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0,1, -1. ये जो हमारा है ये डी का एक रोस्टर फॉर्म आ गया. अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं. हमें सेकंड पार्ट क्या कहता है उसको सोल्व करते हैं. सेकंड पार्ट में दिया हुआ है ई जो डब्लू है, w-2 बाई w+3 इज इक्वल टू 3. और जो डब्लू रियल नंबर से बिलोंग करता है. अब इसको हम सोल्व करते हैं. w-2 बाई में w+3 इज इक्वल टू 3. जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा w-2 इज इक्वल टू 3w+9. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3w माइनस w इज इक्वल टू -2 -9. तो ये आ जाएगा 2w इज इक्वल टू -11, w इज इक्वल टू -11/2. एज इसकी एक ही वैल्यू आई है तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो आ जाएगा e इज इक्वल टू करली ब्रेसिस -11/2. ये जो है ये हमारा सेकेंड पार्ट है उसका रोस्टर फॉर्म आ गई. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं. एज थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है x4 माइनस 5x² + 6 इज इक्वल टू 0 और x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है. एज हमें दिया हुआ है -5x² + 6 इज इक्वल टू 0. अब अगर हम जो x² है उसको अगर हम y पुट कर दें तो हमारे लिए कुछ ईजी हो सकता है. जैसे यहाँ पे x4 है तो हो जाएगा y2 माइनस में x² रहते जाएगा 5y प्लस में 6 इज इक्वल टू 0. अब हम अगर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे ये आ जाएगा -6y -6y तो नहीं आएगा, ये 3 2 जा 6, ये 3 वाला आएगा,
ये आ जाएगा -3y - 2y प्लस में 6 = 0, y -3 - 2 y - 3, y की वैल्यू आ गई 2,3। अब हमारी ये y की वैल्यू आई है 2,3। अब हमें y को इसमें x स्क्वायर में पुट करना है, तब हमारी आएगी उसकी वैल्यू जो हम जिसके हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब अगर हम x स्क्वायर में पुट करेंगे x² = 2 आ गया, तो जो x है वो आ गया √2 प्लस माइनस √2। और जो हमारा y, अगर हम अब 3 को पुट करेंगे x² = 3, वो आ गया x = प्लस माइनस √3। अगर हम अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे जो गिवन सिचुएशन है, तो वो ऐसे लिखी जाएगी एज जो हमारा f है वो = करली ब्रेसिस -√2, √3, या फिर माइनस लगा लेते हैं, √2, √3। ये हमारी होगी f वाले की रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। एज क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा इफ y x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ नंबर 2p - 1 और 2p - 1, वे 2p - 1 है वो प्राइम नंबर है, हमें y को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब इसको ध्यान से देखते हैं। हमें दे रखा है जो 2p - 1 है वो एक प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर कम हो सकता है जब हम जो p है उसको प्राइम नंबर पुट करेंगे ना, तभी जो ये गिवन नंबर है ना ये प्राइम होगा। चेक कर लेते हैं। अगर हम p को 1 पुट करेंगे तो 2 - 1 1, ये प्राइम के इक्वल नहीं है। अगर हम p को 2 पुट करेंगे जो कि प्राइम नंबर है, तो 2 की पावर 2 - 1 = 3, और ये एक प्राइम नंबर है। और चेक कर लेते हैं, जैसे हम p को पुट कर लेते हैं 7, 2 की पावर 7 - 1, 2 की पावर 7 होती है 6, 64, 2 8 1, 128 - 1 = 127, और ये भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे जब हम p की वैल्यू प्राइम पुट करेंगे ना, तभी हमारा जो ये गिवन सिचुएशन है ना, जो ये हमें दे रखा है ये एक प्राइम नंबर आएगा। और हमें जो ये ऊपर दे रखा है 2p - 1, जो हमें ये ऊपर दिया हुआ है 2p - 1, 2p - 1, ये जो ये -1 पावर में है, ये -1 अलग है। अब हमें y को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जैसे कि एज अगर हम 2p - 1 है, 2p - 1 जो ये हमारा है ये प्राइम तभी होगा जैसे हम p की वैल्यू पुट कर लेते हैं 2, p की वैल्यू में 2 पुट करी तो ये आ गया 3, ये वाला 3 आ गया, ये ऑटोमेटिकली 3 था, तो ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 3, ये आ गया 2 की पावर 2 इंटू में 3। अगर हम करेंगे तो फिर इसका जो फैक्टर होंगे वो 2 होगा और 2 की पावर 2 होगा। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वो ये ऐसे आएगा कि जो y है वो आ जाएगा 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे ऐसे बढ़ता बढ़ता ये चला जाएगा 2 की पावर p - 1 तक। और हमारा जो ये दे रखा है 2 की पावर p - 1, ये भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी y के रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा। तो हमारा जो इसका रोस्टर फॉर्म होगा वो ये वाला होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, वेदर जस्टिफाई करना अपना आंसर को। पहले 35 बिलोंग करता है x हैज़ 4 पॉजिटिव फैक्टर्स। एस 35 के 4 पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, ओनली 1, 5, 7 और 35। ये एक 4 ऐसे नंबर हैं जो पॉजिटिव भी हैं और फैक्टर्स हैं 35 के। तो जो हमारी पहले वाली स्टेटमेंट है ये तो ट्रू स्टेटमेंट होगी। तो अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में हमें दिया हुआ है कि जो 128 है, 128 बिलोंग करता है y से द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज टू y। जो इसके सारे पॉजिटिव फैक्टर्स का सम आएगा ना, वो इसके ट्वाइस के इक्वल होगा, 128 के इक्वल होगा। अब इसके फैक्टर्स का अगर हम सम करें, जैसे कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 128 की, पहले 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8 और फिर ये 2 से 4, 2 से 2, 2 से, उसके जो फैक्टर्स हैं वो है 2, 4, 8, 16, 32,
64 और 128 और एक जो है 1 है खुद है। अगर हम अब इनको ऐड करें, जो ये सारे हैं अगर हम इनको ऐड करें और ये जो है ये 128 के इक्वल आए, इसको इन सबको ऐड करके 2y के इक्वल आए, 2 × 128 के इक्वल आए, तो जो हमारी गिवन सिचुएशन है ये ठीक हो जाएगी। अब हम इनको ऐड करते हैं कि ये हमारा गिवन क्या आएगा। एज इसमें दे रखा है 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128, तो इनको हम रफली अगर ऐड करें तो मेरे हिसाब से 255 आएगा। और अगर हम 128 × 2 कर दें तो वो आ जाएगा 256, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो जो ये हमारी गिवन सिचुएशन है ये भी इक्वल नहीं है। ये 128 है, ये बिलोंग नहीं करता इससे, तो ये हमारी सिचुएशन फॉल्स आ गई। हमें पहले सिचुएशन को पढ़ना होता है, उसमें क्या दिया हुआ, अगर वो सेटिस्फाई कर दें तो हमारा आंसर ठीक होगा, अगर सेटिस्फाई ना करें तो हमारा आंसर गलत होगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, एस 3 बिलोंग करता है जो ये गिवन है इससे। अगर 3 को हम इसमें पुट करें और हमारी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ जाए तो 3 से बिलोंग करेगा, और नहीं आए तो बिलोंग नहीं करेगा। जैसे ये है x4 - 5x3 + 2x2 - 112x + 6 = 0। ये आ जाए। अब 3 की वैल्यू पुट करते हैं, 3 की पावर 4 - 5 5 × 3 की पावर 3 + 2 × 3 की पावर 2 - 112 × 3 + 6 = 0। तो 3 की पावर 4 आ जाएगा 81, 81 - 3 की पावर 3 27, 27 × 5 - 135 प्लस में 3 की पावर 2 9, 9 × 2 18, 18 में माइनस करेंगे अगर हम 112 × में 3 -3 3 6 प्लस में 6 = 0। अब अगर हम इनको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 336 - 8, ये आ जाएगा 328 माइनस में 135 -135 -18, ये आ जाएगा -153 के इक्वल, और प्लस में 6 -153 के इक्वल आ गया ये, और जो ये हमारा ये माइनस है। अब अगर हम करें तो ये आ जाएगा 328 -328 माइनस में 153, ये आ जाएगा -481 के इक्वल, प्लस में 6 -481 प्लस में 6 आ गया, माइनस कर देंगे 475, माइनस का 475 आ गया। और जो ये 3 है, जो ये गिवन सिचुएशन इससे बिलोंग नहीं करता, ये हमें दिया हुआ है, रियलिटी में भी ये बिलोंग नहीं करता क्योंकि इसका आंसर -475 आ गया। तो हमारा जो गिवन सिचुएशन है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमें फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एज फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है कि जो 496 है, जो 496 बिलोंग नहीं करता द सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ y इज टू y। ये फर्स्ट वाले की तरह जो हमें ये दे रखा है ना, इसकी तरह है। 496 बिलोंग नहीं करता। सम पहले हम 496 के सारे फैक्टर्स लेंगे, सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 496 क्या होगा पहले हम वो चेक करते हैं। एज इसको हम करें तो ये मेरे हिसाब से 496 2, इसके फैक्टर्स आएंगे 1 2 4 8 16 31 62 124 248 एंड 496। अब इसको प्लस करके इसका 2 से अगर इक्वल आ गया तो ये है, वरना नहीं है। हम इसको ऐड करते हैं, S2 + 1 3 हो गया, प्लस 4 करेंगे 7, प्लस 8 करेंगे 15, प्लस 16 करेंगे 31, 31 में 31 करेंगे 62, 62 में 62 करेंगे 124, 124 में 124 करेंगे 248, 248 में 248 करेंगे 496, और 496 में अगर हम 496 कर दे तो वो रफली 992 इसके इक्वल आ जाएगा। और हम 496 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें वो भी 992 के इक्वल आता है, 992 के इक्वल आता है। ये हमारी जो है ये करेक्ट है, पर हमें ऊपर देखा कि ये बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी
होल्स हो गई। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। एस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एल दिया हुआ 1 2 3 4, एम दिया हुआ 3 4 5 6, एन दे रखा 1 3 5। हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारी ये गिवन सिचुएशन है, जो हमारी नीचे वाली सिचुएशन है, ये ठीक है। एल माइनस एम यूनियन एन इज इक्वल टू एल माइनस एम इंटरसेक्शन एल माइनस एन। एज हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं और चेक करते हैं। पहले हम निकालते हैं एम यूनियन एन क्या आएगा। एम और एम यूनियन एन आ जाएगा 1 3 4 5 और 6, और हमारा एल माइनस एम आ जाएगा, एल माइनस एम आ जाएगा 1,2। हमारा एल माइनस एन आ जाएगा, एल माइनस एन आ जाएगा 2,4। अब हमें अगर हम इन दोनों का भी इंटरसेक्शन लें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो वो आ जाएगा 2 के इक्वल। और अगर हम एल को सब्ट्रैक्ट कर दें एम यूनियन एन के साथ, एल के एलिमेंट्स हटा दो 1 2 3 4, इसमें से जो हमारा गिवन है वो है 1 3 4 5 6। इसमें से एल के एलिमेंट्स हटा दो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा एम यूनियन एन में से एल के अगर हम एलिमेंट्स हटाएंगे, एम यूनियन एन में एलिमेंट्स आ रहे हैं हमारे 1 3 4 5 6, और एल में आ रहे हैं 1 2 3 4। तो 1 3 और 4 हटा दिया तो ये आ जाएगा इसका भी 2। और ये जो हमारी ये हमारी आर एच एस है और ये हमारी एल एच एस है, और एल एच एस हमारी आर एच एस के इक्वल आ गई। तो हमारा ये हो गया हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एज क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है इफ़ ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, देन हमें शो करना है पहला पार्ट ए है वो सबसेट है ए यूनियन बी का। एज इसको हम एग्जांपल से भी देख सकते हैं। अगर हमने ए ले लिया 1,2 और हमने बी ले लिया 1 2 3, तो हमारा जो ए यूनियन बी आएगा वो आएगा 1 2 3 के इक्वल, और हमारा जो ए है वो है 1 और 2। तो हम लिखेंगे एवरी, ये लाइन में इसमें लिख रहा हूँ, फिर आप आगे लिख लेना और सब में, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज कमिंग इन A union B, so therefore A is a subset of A union B। ठीक है, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ए बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट दिया हुआ है हमें, जो ए है वो सबसेट है बी का। हमें शो करना है ए यूनियन बी बी के इक्वल है। एज ए बी का सबसेट है तो हम ए को ले लेते हैं 1 2 और 3, और बी को ले लेते हैं 1 2 3 4। ए बी का सबसेट हो गया। और अगर हम अब ए यूनियन बी करेंगे वो आ जाएगा 1 2 3 4 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू बी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। ये आ गया। अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारा थर्ड पार्ट हमें क्या कह रहा है। हमें थर्ड पार्ट में क्या हुआ है कि जो इंटरसेक्शन बी है वो एक सबसेट है ए का। जैसे अगर हम ए ले लेते हैं 1 2 3 4, और बी ले लेते हैं हम 2 4 3 5 6। अब अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकाले वो आ जाएगा 2 और 3, और हमारा जो ए है वो है 1 2 3 4। तो हम इसे लिख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी है वो एक सबसेट है ए का। हमें पहले वो लाइन लिखनी होगी, डेट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज कमिंग इन ए, सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। एज क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट एन जो है वो 1 2 3 100 तक है। हमें राइट करना है सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट्स आर इवन नंबर। इवन नंबर है तो हम एन को लिख देंगे 2 से स्टार्ट कर देंगे। इवन नंबर 2 4 6 8 सो ऑन टू 100, 100 भी इवन नंबर है। और सेकंड पार्ट में देखा सबसेट ऑफ एन हुज एलिमेंट्स आर परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 1 है परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो हम एन को ऐसे ही लिखेंगे 1 4
9, 16 सो ऑन टू 100, क्योंकि 100 भी एक 10 का परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो x दे रखा है वो दे रखा है 1, 2 और 3 के इक्वल, और हमें फॉलोइंग सेट निकालना है 4n का। पहले हम n की वैल्यू पुट करते हैं 1 तो 4n आ गया 4 के इक्वल, n की वैल्यू पुट करी 2 तो 4n आ गया 8 के इक्वल, n की वैल्यू पुट करी 3 तो 4n आ गया 12 के इक्वल। सेकेंड पार्ट देखते हैं n+6। अगर हम n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो ये आ गया 7, n की वैल्यू पुट करेंगे 2 तो ये आ गया 8, n की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो ये आ गया 9। आ गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। n/2, n की वैल्यू 1 पुट करी, n = 1 तो ये आ गया 1/2, n = 2 ये आ गया 1 के इक्वल, n = 3 ये आ गया 3/2, और n-1 अगर हमने n = 1 लिया तो ये आ गया 0, n = 2 लिया ये आ गया 1, n = 3 लिया ये आ गया 2। ठीक है, यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन के चारों पार्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन। एज 9th क्वेश्चन में हमें y दे रखा है 1 से 1, 2, 3 से लेके 10 तक हमें y के वैल्यूज दिए हुए हैं। हमें फॉलोइंग सेट्स निकालने हैं एलिमेंट्स के जो सेटिस्फाई करे कंडीशन को। एज a y से बिलोंग करता है बट a² y से बिलोंग नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम a को ले लें 1, वो y से बिलोंग कर रहा है और उसका a² है वो भी 1 है, और जो भी y से बिलोंग कर रहा है ये भी y से बिलोंग कर रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। और जैसे अगर हम ले लें 5 ले लिया, और 5 का जो स्क्वायर है 25 से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये हो जाएगा यस। 4 ले लें, 4 y से बिलोंग कर रहा है, और जो 4² 16 ये y से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये भी आ जाएगा यस। और 3 लेंगे, 3 का आ जाएगा 9 और वो बिलोंग कर रहा है तो वो आ जाएगा 9। तो हमारा जो बनेगा वो बनेगा 4 से आगे 4, 5, 6 सो ऑन टू 10, ये बन जाएगा हमारा। या फिर अगर हम इसका आंसर लिखने लगे, आंसर नहीं, हमें बस यही बताना था कि क्या एलिमेंट हो गए। अगर हम आंसर लिखने लगे तो हम इसमें लिखेंगे, क्या हो गया, हम इनका आंसर लिखेंगे तो वो आ जाएगा 16, 25 सो ऑन टू 100। ये दोनों आंसर लिखाना, जो उनसे करेक्ट होगा वो खुद हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है। सेकंड पार्ट में a+1 = 6 और a y से बिलोंग कर रहा है। एज a+1 6 के इक्वल है तो हम a लिख लेते हैं, a है जो 5 के इक्वल है। ये आ गया तो 5 के आगे वाले सारे होंगे, नहीं ऐसे नहीं करते हैं। हाँ, a 5 के इक्वल है। a बस एक 5 ही ऐसा है एलिमेंट जिसको हम पुट करेंगे वो 6 के इक्वल आएगा। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर ये आ गया। a <6 है, a <6 है, <6 तो ये एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, यही आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है 9। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। एज क्वेश्चन नंबर 10 में ABC आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट U। A दे रखा है ये, B दे रखा है ये, C दे रखा है ये। U जो सेट है वो होल नंबर्स का है। वेन डायग्राम बनाना UABC में रिलेशन बताते हुए। पहले हम एक बड़ा स्क्वायर वो बनाते हैं, ये हो गया। अब हम इसमें सर्कल बनाते हैं 3 आपस में इंटर रिलेटेड, एक हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा। अब हमें पहले जैसे ये है, ये तो हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए की वैल्यूज हमें दे रखी है 2, 4, 6, 8, 12, 10। अब देखते हैं जो ए के हैं वो बी में कौन से आ रहे हैं। बी में आ रहे हैं 6 आ रहा है, 6 आ रहा है और 12 आ रहा है बस। और सी में कौन से आ रहे हैं, सी में आ रहा है 20 आ रहा है। तो इसको हटा के सारे इसमें लिख दो। जैसे 2 है, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी, ये हमारा है सी। 2 है, 2 नहीं आ रहा। 4 कोई सी में नहीं आ रहा। 6 बी में आ रहा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे 6 ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। अब इसके बाद 8 किसी में नहीं आ रहा, 8 ए में आ रहा है। उसके बाद 12 भी यहाँ पे आएगा क्योंकि ये दोनों में आ रहा है। उसके बाद 15, उसके बाद 20 एज सी में आ रहा है और ए में आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 20 एज
वो सी में भी आ रहा है और ए में भी आ रहा है। ये हो गए ये सारे एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स आ गए। अब बी के देखते हैं, बी का 3 उसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, बी इसमें आ जाएगा। 6 इसमें आ चुका, 9 उसमें नहीं आ रहा, 9 इसमें आ जाएगा। उसके बाद 12 यहाँ पे आ चुका। और बी और सी में 15 कॉमन है, तो यहाँ पे बी और सी में 15 आ जाएगा कॉमन। और हमारा जो सी सेट है उसमें 5, 10 ये दो आ गए बस। इसके अलावा कोई भी हमारे होगा। तो ये हमारा वेन डायग्राम है जो रिलेशन दिखा रहा है यू ए बी और सी में। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। एज क्वेश्चन नंबर 11 में यू है सेट है ऑल बॉयज और गर्ल्स का स्कूल में, जी है सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन स्कूल, बी है वो ऑल बॉयज का बॉयज इन अ स्कूल है, एस है वो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल है हु स्विमिंग चूज करते हैं, सम बट नॉट ऑल स्टूडेंट इन स्कूल स्विमिंग करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाना शोइंग इंटर रिलेशन बिटवीन सेट्स यू जी बी सी। ऐसे जैसे चार का, इसको हम पहले ये लिखते हैं स्क्वायर, ले लिया। अब इसके बाद एक हम सर्कल लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ये सर्कल बीच में आ जाएगा। ये स्विमिंग का सेट हो गया उन बच्चों का जिन्होंने स्विमिंग ले रखी है, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब हम एक सर्कल बनाते हैं छोटा और एक और बनाते हैं छोटा। ये हो गया बॉयज का, नहीं मुझे गलत हो गया, ये हो गया बॉयज़ का और ये हुआ गर्ल्स का। ये सारी इंटर रिलेशनशिप हमारे फॉलो कर रहा है। एस जो सेट है वो स्विमिंग वाले बच्चों का, बी बॉयज़ का, जी गर्ल्स का। सब बच्चों ने स्विमिंग नहीं ले रखी, इन बच्चों ने स्विमिंग नहीं ले रखी, गर्ल्स ने, इन बॉयज़ ने स्विमिंग नहीं ले रखी, इन बच्चों ने स्विमिंग ले रखी है, गर्ल्स ने इनने ले रखी है, इन बॉयज़ ने ले रखी है। जैसे मैं दे रखा था सम बट नॉट ऑल स्टूडेंट्स इन अ स्कूल टेक स्विमिंग, ठीक है। ये हमारा रिलेशन का वेन डायग्राम। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है वो देखते हैं। फॉर ऑल सेट्स ए बी सी शो दैट ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन सी। एज हमें इसको प्रूव करना है, फॉर ऑल सेट्स के लिए हमें दिखाना है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले लिखते हैं एज एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस सी। अब हम इससे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड बट x है वो b से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि a माइनस बी का मतलब ये होता है कि जो एक एलिमेंट हो a में आ रहा पर b में नहीं आ रहा। और यहाँ पे एंड सेम ऑल्सो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब इसमें जैसे कि ये x दो बार आ रहा है, x बिलोंग्स टू a दो बार आ रहा है, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। तो हम इससे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू बी यूनियन सी। और फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x नॉट बिलोंग टू x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। क्योंकि यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है x इससे और x से बिलोंग कर रहा है, तो ये a माइनस बी के टर्म्स में आ जाएगा x। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था और हमने ये प्रूव कर दिया। तो इससे हम लिख सकते हैं कि जो a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी है वो एक सबसेट है a माइनस बी यूनियन सी का। वो एक सबसेट है a माइनस बी यूनियन सी का। ये आ गया। अब हमें इस वाले की टर्म्स को लेके ये वाला प्रूव करना। जब हम लिख सकते हैं कि जो हमने ये लिए हैं ये दोनों इक्वल है। जैसे कि हमने प्रूव कर दिया सबसेट, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे यहाँ पे। इसको हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, एज एक्स जो है वो ए से बिलोंग कर रहा है एंड इससे हम ये लिख सकते हैं एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। और फिर हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड
एंड एक्स ये पे डज नॉट आया क्योंकि माइनस है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू सी। ये आगे आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के यहाँ पे हम लिखेंगे पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर उसके बाद लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, एच डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और फिर ये एक हो गया, और यहाँ पे लिखेंगे एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी। ये हमने लिख दिया। फिर इससे हम लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड जो x है वो बिलोंग कर रहा है a माइनस सी से। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। फिर इसके बाद ये एंड लगा हुआ तो हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। और इससे हम ये लिख सकते हैं कि जो x जो है ये a माइनस बी यूनियन सी इज अ सबसेट ऑफ a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। अब हम इसको लिखेंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 1। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। उसके बाद ये भी पूरा लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। उसके बाद एज both of the terms are subset of each other, so we can say that a minus b union c is equal to a minus b intersection a minus c। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया एक हैंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। एज क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ है फॉर ऑल सेट a and b a माइनस बी यूनियन a माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू ए। एज एक यहाँ पे ना एक चीज़ समझ लेते हैं, वो सारे क्वेश्चंस में हमारी ज़रूरत आएगी। पहले उसको वेन डायग्राम से समझते हैं। एक हो गया, ये 2 हो गया, फिर इसके बाद 2 सर्कल, एक 2, कोई छोटा बड़ा तो चलता है, एक 2, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये ले लिया, ये है ए सेट, ये है बी सेट और ये यूनियन। अगर हम ए माइनस बी लेंगे, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, जैसे ए माइनस बी में जो ये वाला पार्ट है ना ए का, बस ये पार्ट आएगा, ये माइनस बी होगा, बी या कोई भी एलिमेंट ए में नहीं आएगा। तो जो ये वाला वेन डायग्राम है ये हो गया ए माइनस बी का। और अगर हम ले ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का, एस बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर हम ये ले पूरा एक बी कॉम्प्लीमेंट, बी का एलिमेंट छोड़ के सारा, यानी कि जो ये सारा है ना ये हो जाएगा एक बी कॉम्प्लीमेंट। और हमें ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ए और बी कॉम्प्लीमेंट में जो ये वाला पार्ट है ना, बस ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला पार्ट। और ये वेन डायग्राम हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। एस दोनों के वेन डायग्राम इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी है वो इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। ये जो टर्म है ना ये बाकी वाले आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगी, तो इसको याद कर लो। अगर ये पेपर में 5 नंबर का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको प्रूव करके दिखा दो, वरना सीधा लिख दो कि ये उसके इक्वल है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें यही वाली जो हमने अभी प्रूव किया ना ये वाली चीज़ यूज़ आएगी। तो फिर हम इसको अब सोल्व करते हैं स्टार्ट से। हमें दे रखा है कि जो a माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए के। एज मैंने अभी देखा कि हम a माइनस बी को लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, हमने लिख दिया इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी,
ठीक है। अभी हम इसको बाय यूजिंग, मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी कैन से दैट जो ए है उसका यूनियन ए के साथ, ए का यूनियन ए के साथ, नहीं ऐसे नहीं, वेट, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। जैसे कि अगर हम बी और बी कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल ले, इंटरसेक्शन ले, तो वो पूरा यूनिवर्सल सेट, टोटल सेट को इक्वल आएगा, क्योंकि बी और बी के सारे एलिमेंट्स को मिला के यूनिवर्सल सेट बनता है। तो ए का इंटरसेक्शन अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ लें, जैसे ए का छोटा एलिमेंट है, यूनिवर्सल सेट बड़ा एलिमेंट है, तो अगर छोटे का इंटरसेक्शन बड़े के साथ ले तो हमेशा छोटे के इक्वल आता है। क्योंकि अगर ये यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये ए है, तो जो ये ए है तो कुछ ही एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में से, इसलिए जो ए है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ए के इक्वल आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि जो a माइनस बी माइनस सी है वो इक्वल है a माइनस बी माइनस सी के। जिसको हम वेन डायग्राम से प्रूव करेंगे। वेन डायग्राम में क्या है कि एज ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा a माइनस बी प्लस में सी। यहाँ से ना हमें क्वेश्चन नंबर 14 से हमें ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 13 से ट्रू और फॉल्स बताना कि वो ट्रू है या फॉल्स है। एज हमारा पहले वाला जो क्वेश्चन है ये तो है एक ट्रू स्टेटमेंट, ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। और इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी माइनस सी। एज पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं दोनों का। एज ये इसका वेन डायग्राम और ये इसका वेन डायग्राम, इसके बाद दो सर्कल, ये ये और ये। एज जो ये वाला हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, ये है सेट ए, ये है सेट बी, और ये है फिर सेट ए सेट बी यूनिवर्सल सेट। ऐसे हमारा गलत हो गया, इसमें 3 सेट लेने थे हमें, इसमें सी सेट भी लेना था, तो हम सी सेट भी लेते हैं। एज पहले ये हो गया, इसके बाद 3 सर्कल्स, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया। जैसे ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी, और ये हो गया सेट सी, और ये सेम हमारा हो गया सेट ए सेट बी और सेट सी, और ये पूरा हुआ यूनिवर्सल सेट। अब देखते हैं जैसे ए माइनस बी होता है ये वाला सेट। जैसे ये ए है, ए में से बी का हटा दो, और अब जैसे सी का ये पार्ट आ रहा है, सी के साथ रिलेशन चेक करते हैं। इसका रिलेशन एक सी के साथ भी है, ए माइनस सी, तो इसमें जो सी वाला पार्ट है ना वो आएगा, ना बी वाला पार्ट आएगा, ना ये वाला पार्ट पूरा आएगा, और ना ये वाला पार्ट पूरा आएगा। तो जो ये इसका आंसर है ये बस यही आएगा जो ए बी और सी के बीच में है। ठीक है। अब a माइनस बी देखते हैं, ए माइनस बी सेम वही आ गया, ये वाला पार्ट b के साथ। और अब c के साथ भी चेक करते हैं कि c के साथ क्या आ रहा है। एज सी के साथ प्लस में ए प्लस सी, यानी सी का एलिमेंट इसमें आएगा ए में, तो जो ये वाला पार्ट है इसमें ये भी आ जाएगा। तो जो ये पहले वाला पार्ट है हमारा, इसका वेन डायग्राम ये बना, और दूसरे वाले का वेन डायग्राम बस ये वाला इक्वल पार्ट बना। तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और ये जो है ये इसके इक्वल नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? For all set A, B, C, if A is subset of B, then A intersection C is subset of B intersection C। ये हमें दे रखा है, तो एज लिखते हैं
एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स ए से बिलोंग करता है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी बाय एज एक्स बिलोंग्स टू कर लेते हैं हम, एक्स बिलोंग करता है इंटरसेक्शन सी से। हो गया। तो अगर ए बी का सबसेट है तो हम लिख सकते हैं जो एक्स है वो बिलोंग करता है बी से भी, एंड एक्स बिलोंग करता है सी से भी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स जो बिलोंग करता है वो करता है बी इंटरसेक्शन सी से भी, और हमने लिखा था कि एक्स इससे बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन सी है वो एक सबसेट है बी इंटरसेक्शन सी का। और ये हमारा ऊपर हमें प्रूव करना था, तो ये वाली स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फॉर ऑल सेट ए है वो बी का सबसेट है, ए यूनियन सी सबसेट बताना बी यूनियन सी का। ऐसे ले लेते हैं एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, तो एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू सी, और ए बी का सबसेट है तो लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। बिल्कुल उसकी तरह, बस इसमें और आ जाएगा कि यहाँ पे हमें यूनियन दे रखा है, तो इससे हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। फिर यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से डेट जो है ए यूनियन सी वो एक सबसेट है बी यूनियन सी का, और ये हमें प्रूव करना था और ये हमें दिखाना था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो गई। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। एस क्वेश्चन नंबर 17 में फॉर ऑल सेट ए बी सी हमें दे रखा है, ए जो है वो सबसेट है सी का, बी जो सबसेट है वो है सी का। हमें बताना है कि जो ए यूनियन बी है वो एक सबसेट है सी का। एज हमें दे रखा है कि जो है ए यूनियन बी ले लेते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से भी, और ए सी का सबसेट है तो एक्स बिलोंग करेगा सी से, और बी सी का सबसेट है तो एक्स सी से ही बिलोंग करेगा। यहाँ पे लिख देंगे एज ए इसका सबसेट है एंड बी इसका सबसेट है, इसलिए हमने ये लिख दिया। और दोनों इसके हैं तो फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्स बिलोंग करेगा सी से भी, ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि जो ए यूनियन बी है वो एक सबसेट होगा सी का, क्योंकि एक्स उससे भी बिलोंग कर रहा है, एक्स उससे भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, एज क्वेश्चन नंबर 18 है जो, इसमें हमें प्रॉपर्टी लगा के प्रूव करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 18 से हमें प्रूव करना है कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है। एज क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 में फॉर ऑल सेट ए बी ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, हमें ये प्रूव करना है। एज हमने अभी देखा था कि पहले ए माइनस बी है इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, तो जो बी माइनस ए है वो इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, ये वाली बात इसमें यूज होएगी। जैसे कि फर्स्ट लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए टेकिंग एल एच एस, तो फिर b माइनस ए की जगह हम ये पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a का कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा a यूनियन b इंटरसेक्शन a, नो 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 वेट अ मिनट, ना ये सही आ रहा है, इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। जैसे ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, जैसे कि अगर ये ए है और ये ए है तो ये कॉम्प्लीमेंट होगा, इन दोनों को मिला कर ये यूनिवर्सल सेट बनता है। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ लें, जैसे एक सेट है, इधर देखते हैं हम, जैसे इसको एग्जांपल से समझते, ये है ए और ये है बी, यूनिवर्सल सेट, ये ए यूनियन बी है वो यही वाला पार्ट आएगा ये जो बीच में है, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, यानी कि जो ये है ये छोटा है, ए यूनियन बी छोटा यूनिवर्सल सेट से, तो हम लिख सकते हैं कि जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो भी ए यूनियन बी के इक्वल होगा। ठीक है। और हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, तो ये हमारा हैंस प्रूव एल एच एस आर एच के इसके इक्वल आ गई। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फॉर ऑल सेट ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। एज इसमें हमें अगर हम ए माइनस बी, अगर हम ए माइनस बी को अगर हम ले लेना एक टर्म,
ए माइनस बी को अगर हमने एक टर्म ले ली बी और ये ए है तो ये ए माइनस बी हो गया, तो हम इसमें लगाएंगे वही जो हमने अभी प्रूव किया था पहले, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और यहाँ पे भी हमें दे रखा है ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी सेम वही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और अगर हम इसको खोलेंगे पूरा, इस वाले को डिस्क्राइब करेंगे, ये आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, ये आ जाएगा बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो आता है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ, ये आ गया। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन करते हैं, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो यूज़ करके इसको हम ओपन करते हैं, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है फाई एज ए, ये ए सेट है और ये ए इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं आएगा तो फाई आ गया। और फाई का अगर हम यूनियन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी से साथ, फाई में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट तो होगा ही, तो हम इससे लिख सकते हैं कि जो फाई का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ है वो भी एक ए इंटरसेक्शन बी के ही इक्वल आएगा। और ये हमारा आंसर है, हमारी जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गई। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि फॉर ऑल सेट ए एंड बी ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो हमें ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी को प्रूव करना है। एज ये ए होगा, ये पूरी टर्म बी होगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ये है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं। और डी मॉर्गन्स लॉ से यहाँ पे हम वो लिखेंगे पूरा एज ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ से हम ये कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन है वो एक ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। और अगर हम अगर लेंगे ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एज ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाई होगा, इसका यूनियन लेंगे अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो एक ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही आएगा, और जो इक्वल होता है ए माइनस बी के। एज ए माइनस बी इसके इक्वल होता है तो ये वाला सारा जो सेट है ये भी ए माइनस बी के इक्वल होगा, और हमारी जो LHS है वो एक RHS के इक्वल आ गई। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हमें ये और लिखना होगा बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, फॉर ऑल सेट ए बी ए यूनियन बी माइनस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये प्रूव करना है। एज हमें दे रखा है ये, एज इसमें हमें दिख रहा है कि ये पूरा टर्म अगर हम ए ले लें और ये बी ले लें तो ए माइनस बी आ गया, तो इसमें हम लगाएंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव। हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, लिख सकते हैं। यहाँ पे तो हम पहले ये लिखेंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर इससे हम लिख सकते हैं एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और बी और बी डैश में फाई ही कॉमन आता है, और हम लिख सकते हैं अगर इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट तो होगा, फाई तो एक एम्प्टी सेट है तो ये आएगा इसके इक्वल, और ये होता है ए माइनस बी के इक्वल। तो हमने इसको भी इसके प्रूव कर दिया, तो ये वाला पार्ट भी हैंस प्रूव्ड हो गया। जो हमारी RHS है वो LHS के इक्वल आ गई। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई होगी, यहाँ पे ये कैसे लिख दिया, एज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ए में कुछ होगा, बी में कुछ, बी डैश में कुछ होगा जो कॉमन होगा, जैसे 2 मान लो 2 एक कॉमन है, और अगर
अगर हम इसका यूनियन फाई के साथ ले, फाई तो एक एम्प्टी सेट है, तो जो इनका दोनों का यूनियन होगा वो ए वाला ही होगा, बड़े वाला सेट है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बड़ा सेट है फाई से, तो इसका यूनियन भी वही आएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या है। हमें दिया हुआ है कि x+5 में x-7 इज इक्वल टू 4x-40 में 13 x। पहले इसका एलसीएम लेते हैं, आ जाएगा x+5 -5x प्लस में 35 में x-7 इज इक्वल टू 4x-40 में 13 x आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया -4x प्लस में 40 में x-7 इज इक्वल टू 4x-40 में 13 x। ये आ गया, यहाँ पे माइनस है। अब माइनस कॉमन ले लें अगर इसमें से, तो ये आ गया 4x -40 बाय में x-7 इज इक्वल टू 4x-40 बाय में 13 x। ऐसे इसको अगले पेज पे कंटिन्यू करते हैं। हमारा आया है -4x -40 इज इक्वल टू 4x-40 बाय में x-7 बाय में ये क्या है 13 x 13 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4x-40 इंटू में 13 x इज इक्वल टू 4x-40 इंटू में x-7। ये आ गया। अब अगर हम इसको उधर ले जाएं तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x-40 x-7 प्लस में 4x-40 ये हो गया। इसके बाद है 13 x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ गया 4x² -40x। अगर हमने इन दोनों का एक साथ किया, फिर आ गया -28x -280 प्लस में ये हमारा आ गया 4x को अगर हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 13 4 52। ये हमारा आ गया प्लस में 52x -4x² आ गया, दोबारा -4x² आ गया, फिर -4x² आ गया। और अगर हम अब इसका 40 का 13 के साथ करें तो 13 4 जा, फिर से 52 होता है, ये आ जाएगा 520 -520 प्लस में 40x। ऐसे हमारा ये कट गया इससे, ये वाला कट गया इससे, तो यहाँ पे 52 + 28 ये आ गया 90x माइनस में 005 800। तो हमारा x आ गया 800/90 के इक्वल। और हमें ये कहा गया था पहले कि जो t है वो एक एम्प्टी सेट है, पर हमारा t यहाँ पे एम्प्टी सेट नहीं आया, जो हमारी x की वैल्यू है वो 80/9 आ गई। तो हम ये लिख सकते हैं कि एज t इज इक्वल टू 80/9 सो t इज नॉट अ एम्प्टी सेट। यहाँ पे हमारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। अब हम अगली वीडियो में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली नई वीडियोज़ के बारे में सबसे पहले पता चले। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।